वेलकम स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर पेपर कोड A050603T सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसकी आज हम 8वीं यूनिट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन कॉलोनियल पीरियड यानी कि जो ब्रिटिश काल था उस दौरान जो बैंकों का विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। तो पहला पार्ट आपका कराया जा चुका है और आज हम इसमें देखते हैं आगे के कुछ प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं फिर। इसमें हम देखने जा रहे हैं 16 से 32 तक के क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न मंदी के कारण कितने बैंक असफल हो गए? तो देखिए, जो 1929 में आर्थिक मंदी आई थी उसमें बहुत सारे बैंक थे वो फेल्योर कर गए थे। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए उसमें कितनी संख्या थी उन बैंकों की, 11, 20, 21 या 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 21। तो यानी कि 21 जो बैंक थे वो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई थी तो उसकी चपेट में आ गए थे कितने बैंक? 21 बैंक। चलिए फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की? 1926, 1934, 1925 या 1929। तो देखिए यहाँ से आप दो तीन चीजें याद रखेंगे। पहली तो बात कि ये जो हिल्टन यंग कमीशन है ये संबंधित है आरबीआई से। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि 1935 में कहा गया था कि ये आरबीआई की स्थापना हो, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसकी जो हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी वो कब की थी। तो वो की थी सन 1926 में। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है लोगो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसकी सिफारिश पे किया गया था इसको? इसको किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और उन्होंने इसकी सिफारिश की थी सन 1926 में। वो बात अलग है कि 1935 में इसको फिर ये बात कही गई कि एक आरबीआई की स्थापना होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। मिश्रित पूंजी वाले बैंक हैं इलाहाबाद बैंक, द सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, चाहे वो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो इलाहाबाद बैंक है और चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये तीनों ही बैंक मिश्रित पूंजी वाले बैंक हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि मिश्रित पूंजी बैंक वाले बैंक क्या होते हैं। तो इसमें कुछ जो शेयर होल्डिंग होती है बैंक में, कुछ शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की यानी कि सरकार की और कुछ होती है निजी संस्थानों की। तो इस तरीके के जो बैंक होते हैं उनको मिश्रित पूंजी वाले बैंक कहे जाते हैं। और इनमें से देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक, द सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों ही ये मिश्रित पूंजी वाले बैंक हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में बैंकिंग संकट काल माना जाता है 1912 से 1915, 1912 से 1916, 1913 से 1917 या 1913 से 1918। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 से 1917। तो ये जो 1913 से 1917 के बीच का काल है इसको भारत में बैंकिंग संकट काल माना जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। मद्रास बैंकिंग जांच समिति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया था? तो एक जांच समिति हुई थी, बैठी थी मद्रास बैंकिंग जांच समिति। तो ये कह रहे हैं कि बताइए उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट किसान थे जिन्होंने साहूकार से कर्जा लिया। तो जब बैंक नहीं थे तो तब जो किसान होते थे वो साहूकारों से ही कर्जा लेते थे और उसके बदले में वो उनसे ब्याज लेते थे। तो अभी देख लेते हैं खैर इसका आंसर 50%, 70%, 60% या 75%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 75%। तो जो 75% लोग थे, यानी कि आप देख पा रहे हैं कितना एक कितना ज्यादा जो किसानों का परसेंटेज है वो साहूकारों से ही लेता था कर्ज। कितना? 75%। ठीक है, याद रखेंगे इसको अगर क्वेश्चन आता है। तो ये किसमें पता चला है? ये पता चला है मद्रास की बैंकिंग जांच समिति के अनुसार जो 75% किसान थे वो साहूकारों से कर्जा लेते थे।
चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ग्राफिक्स के तौर पे कि देखिए यहाँ ये साहूकार है और ये किसान कर्जा ले रहा है इससे, और इधर लिखा हुआ है 1.5 से 75%। तो आपको याद रहेगा कि 75% साहूकार किसान जो थे वो साहूकार से कर्जा लेते थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर आधारित देश में पहला बैंक अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा कब कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से खोला गया था? तो इसमें आपको दो तीन जानकारी मिल गई है। पहली तो बात कि कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया, और ये बैंक खोला किसने है? ये खोला है अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। तो आपको बताना है ये कौन से सन में स्थापित हुआ है, 1870, 1970, 1770 या 1670? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1770। तो देखिए 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और 1765 में इनको मिले थे दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को। तो मान लीजिए कि उसके 5 साल बाद इन्होंने, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक बैंक खोल लिया था। कब? 1770 में। देखते हैं अगला प्रश्न। 1913 से 17 में कितने बैंक फेल हुए? 80, 83, 85 या 87? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 87। तो 1913 से 1917 के बीच में 87 बैंक फेल हो गए थे। तो आप याद रख पाएंगे इसको, इधर लिखा हुआ है 87, और ये बैंक जो है ये बैंक फेल कर गए हैं 1913 से 1917 के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। 1929 से 1931 के बीच भारत में कितने बैंक फेल हुए? 480, 481, 482 या 483? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 481। तो 1929 से लेकर के 1931 के बीच में 481 बैंक फेल हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1930 में, 1935 में, 1940 में या 1945 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि 1935 का जो एक्ट आया था उसमें बात कही गई थी कि एक आरबीआई की स्थापना की जाए। और यहाँ आप ये जो साइड में फोटो है इससे भी आपको याद रखने में हेल्प होगी कि ये जो आरबीआई है ये 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1921 में। तो मैंने बताई आपको कि पहले तो ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, और प्रेसिडेंसी बैंक के बाद इन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जिसको बनाया गया है सन 1921 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? 1821, 1828, 1825 या 1829? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1829। तो 1829 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी। देखेंगे अगला प्रश्न। बैंकों के औपचारिक क्षेत्र में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? विनिमय बैंक, संयुक्त पूंजी बैंक, महाजन या प्रेसिडेंसी बैंक? तो सीधी सी बात है, इसमें सब में तो बैंक दिखाई दे रहा है, कौन सा एक शब्द है जिसमें बैंक नहीं दिखाई दे रहा है? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा महाजन। महाजन जो है वो एक औपचारिक क्षेत्र नहीं है, वो एक अनऑफिशियल क्षेत्र है, वो बैंक का कोई भी ऑफिशियल क्षेत्र नहीं है। तो उसमें कौन शामिल नहीं है? महाजन। बाकी देखा जाए तो विनिमय बैंक, संयुक्त पूंजी बैंक या प्रेसिडेंसी बैंक, ये तीनों रूप जो हैं वो बैंकों के औपचारिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949, 1951, 1983 या 1955? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये तो बात फिक्स है कि ये आजादी के जस्ट बाद ही हो गया होगा। देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1949। तो आप याद रखेंगे कि देखिए 1947 में देश आजाद हो गया है, और उसके 1 या 2 साल बाद ही यानी कि 1949 में
रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है कब? 1949 में। और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1826 से 66 ईस्वी के दौरान नोट जारी करने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर के पास, प्रेसिडेंसी बैंक के पास, बैंक के अपने हाथों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे आज देखेंगे ना कि नोट जारी कौन करता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन जारी करता है। अभी के लिए हम देख लेते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंसी बैंक के पास। तो इस अवधि में, यानी कि कौन सी अवधि चल रही है ये, 1826 से 1866, इस अवधि में प्रेसिडेंसी बैंक जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बाद में पेपर करेंसी एक्ट आया था 1861 में, उसके आने के बाद ये अधिकार पूरी तरह से सरकार के हाथों में चला गया। जबकि इससे पहले जो नोट जारी करने का अधिकार था वो किसके पास था? वो प्रेसिडेंसी बैंक के पास था। और मैं बता दूं आपको, अभी हम पीछे देख के आए हैं कि 1921 में जो ये प्रेसिडेंसी बैंक थे तीनों, इनको मिलाकर के एक इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई थी। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई है? 1855, 1865, 1875 या 1885? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1865। तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर हम अगला प्रश्न। पीपुल्स बैंक की स्थापना कब की गई? 1900, 1902, 1901 या 1905? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1901। द 1901, 1901 में पीपुल्स बैंक की स्थापना की गई। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन अगर बन गया कि पीपुल्स बैंक की स्थापना कब की गई, वो की गई है सन 1901 में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आयोग के सदस्यों ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की? फाउलर कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन, डिकन्सन आयोग या चिम्बरलिन आयोग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिम्बरलिन आयोग। तो देखिए चिम्बरलिन आयोग के बारे में थोड़ा सा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो देखिए जो ये चिम्बरलिन आयोग था, इसको आधिकारिक तौर पर कहते थे भारतीय वित्त और मुद्रा पर रॉयल कमीशन। इंग्लिश में इसको कहा जा सकता है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी। ये ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1913 में इसको गठित किया गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय आयोग था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश राजनेता और अर्थशास्त्री जिनका नाम था सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। तो सर ऑस्टिन चैम्बरलिन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, क्या? चैम्बरलिन आयोग, जिसके कारण ही इसको चैम्बरलिन आयोग कहा जाता है। और इसके अलावा जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, क्या नाम था? जॉन मेनार्ड कीन्स, वे भी इस आयोग के सदस्य थे। अभी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो उद्देश्य था आयोग का वो क्या था। तो इसका एक तो उद्देश्य था कि जो भारतीय रुपया है और ब्रिटिश पाउंड है जिसको स्टर्लिंग कहा जाता था, इनके बीच जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसको स्थिर कैसे रखा जाए। दूसरा था कि गोल्ड स्टैंडर्ड, क्या भारत में सोने के सिक्कों के प्रचलन पर आधारित गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया जाना चाहिए या नहीं। और फिर तीसरी बात थी वो ये थी कि भारत सरकार को नकद शेष और काउंसिल बिल की बिक्री और प्रबंधन की जांच की जाए। आयोग ने बहुत गहन अध्ययन किया और देखेंगे तो एक साल बाद यानी कि 1914 में इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने अंतिम रिपोर्ट में क्या कहा? अंतिम रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि आयोग ने भारत में सोने के सिक्कों को बाजार में चलाने के विचार को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि भारत के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ही सबसे उपयुक्त है, जहां घरेलू स्तर पर कागजी नोट और चांदी के सिक्के ही चलेंगे, लेकिन उनका जो मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा वो सोने से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव है वो भी दिया इन्होंने। इन्होंने कहा, आयोग के जो सदस्य थे जो कि जैसे कि जेम कीन्स, उन्होंने कहा कि भारत की ऋण और मुद्रा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सेंट्रल बैंक होना भी जरूरी है। अब फिर बात आती है फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तो उस समय भारत का जो वित्तीय वर्ष था वो अप्रैल से मार्च तक होता था। आयोग ने कहा कि भारतीय बजट पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करता है, क्योंकि खेती पर ही डिपेंड करता है
इसलिए देश का जो वित्त वर्ष है वो अप्रैल के बजाय जनवरी या नवंबर से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जो बजट है उसको सही समय पे पेश किया जा सके। तो आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध था उसके शुरू हो जाने के कारण ब्रिटिश सरकार इस आयोग की अधिकांश जो सिफारिश थी उसको तुरंत लागू नहीं कर सकी। लेकिन इस आयोग का ऐतिहासिक महत्व ये है कि इसने भारत में केंद्रीय बैंक की नींव डाली। फिर देखेंगे तो आगे चलकर 1921 में, ये तो बात चल रही है 1913 की, अब देखेंगे तो 1914 से 1918 तक तो चला है, प्रथम विश्व युद्ध ही चला है। तो उससे थोड़ा सा संभलने के बाद 1921 में ये जो तीन बैंक थे, तीन प्रेसिडेंसी बैंक मैंने आपको बताया है, इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और बाद में फिर देखेंगे, हम पिछले क्वेश्चन में देख के भी आए हैं, 1926 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। ये इसकी इन्होंने जो हिल्टन यंग है उन्होंने तो कहा था, इसको 1926 में सुझाव दे दिया था। लेकिन उसके बाद जो 1935 में एक्ट आया उसके अनुसार आरबीआई की स्थापना की गई। तो जो भारतीय बैंकिंग इतिहास से जुड़ा हिल्टन आयोग है 1926, वो आरबीआई की स्थापना के बारे में था। जो चिम्बरलन आयोग है ये आया है 1913 में। तो आपको ये समझ में आया होगा। बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन है इधर वही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो यहाँ तक ही थे प्रश्न, तो खत्म हो गए। तो ये था इसका आखिरी प्रश्न, और इसी के साथ हमारी जो 8th यूनिट है वो खत्म होती है। और आपका जो ये थर्ड पेपर था ये समाप्त होता है, सारी यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और आई होप अब आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।